Everyone, welcome back to our channel Way to English Literature. So I am back with you with another video और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ज़रूर से पूरा वीडियो देखिए क्योंकि अगर आपको इससे बेनिफिट उठाना है. लिटरेरी मूवमेंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर साल यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 भी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन. दैट मीन्स यू आर गेटिंग 10 मार्क्स और कहीं 10 मार्क्स के आसपास यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट. और ये आप लिटरेरी मूवमेंट्स को रिवाइज करने के लिए दिस वीडियो विल हेल्प यू. लेट्स सी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स जो हमारे सामने है वो है स्कॉटिश चॉसरियन. तो स्कॉटिश चॉसरियन आपको सभी को पता है. जब हम लिटरेरी एज स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से जब मेडिवल एज स्टार्ट होती है तो वी यूज टू सी दैट जो 15 सेंचुरी के जैसे जियोफ्री चौसर की जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी दैट इंस्पायर मैनी अदर राइटर्स. और बहुत सारे अदर राइटर्स को इंस्पायर किया क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल जैसे राइम रॉयल यूज़ करना या फिर एनिमल फेबल्स डिबेट होना उनकी, या फिर बहुत सारे हमने जो फेमस वर्क है उनका कैंटरबरी टेल. तो ये सब चीज़ों से बहुत सारे राइटर्स इंस्पायर हैं. नॉट ओनली स्कॉटिश बट ऑल्सो इंग्लिश चॉसरियन भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्कॉटिश चॉसरियन देखेंगे. सो स्कॉटिश चॉसरियन क्यों इम्पॉर्टेंट है रखना. यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है कि ये एक 15वीं सेंचुरी के पोइट हैं. 15वीं सेंचुरी के पोइट है इन्फ्लुएंस बाय जेफरी चौसर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटिश चॉसरियन बोलते हैं. तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या देखना है, ये कितनी जो फर्स्ट फ्रेज थी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड. जेम्स फर्स्ट जो थे उन्होंने स्टाइल ऑफ चौसर की कॉपी की और फॉर यूनिकनेस. किस लिए की याद रखना है क्योंकि उन्होंने यूनिकनेस अपने राइटिंग स्टाइल में अडॉप्ट करने के लिए. फिर जो सेकंड फ्रेज हम देखते हैं जिसको आप यंग राइटर्स भी बोल सकते हैं, वो राइटर्स थे जैसे कि रॉबर्ट हेनरीसन, फिर विलियम डनबर एंड द गार्विन डॉगलस. तो ये जो राइटर्स थे वो एक्चुअली यंग राइटर्स थे जो किस पे फोकस कर रहे थे, दैट दे आर फोकसिंग ऑन मोर इंडिविजुअलिज्म. मीनवाइल ये भी याद रखना है कि आपको पता है आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड आर द पार्ट ऑफ यूके. इंग्लैंड का पार्ट थे और इसी बीच में जो स्कॉटलैंड है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है ऑन 1357. तो 1357 में यहाँ पे जिस स्कॉटलैंड है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा. तो अब हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे हर राइटर का. तो यहाँ पे अगर हम जब किंग्स जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड की बात करें तो उनका डेट ऑफ बर्थ, देखो क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कि राइटर की क्रोनोलॉजी कौन कौन से राइटर, इनको सीक्वेंस में करो तो एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है. या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है स्कॉटिश चॉसरियन कब थे, या फिर डायरेक्ट उनके राइटर्स के नाम आ सकते हैं, उनके स्पेशली वर्क से आ सकता है कोई भी वर्क. तो जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ही वॉज बॉर्न इन 1394 और 1437 इनकी डेथ होती है. तो इनका जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो है द किंग स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है, क्वीन स्क्वायर का मतलब है द किंग्स बुक. ये जो वर्क है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, हमें क्या बता रहा है ये वर्क. इसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये लव पोएम है. सबसे पहले कोटली लव जो हमें देखने को मिलता था किसके वर्क में, चौसर के वर्क में देखने को मिलता था, वही कोटली वर्क हम किंग स्क्वायर मतलब जेम्स फर्स्ट के वर्क में देख रहे हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, यूज़ ऑफ राइम रॉयल स्टेंजा. तो सभी को पता है कि चौसर ने इनोवेट किया था स्टाइल ऑफ राइम्स रॉयल, तो वो स्टेंजा इन्होंने यूज़ किया था. एंड अनदर फीचर इज सब्जेक्टिविटी. इन्होंने अपने वर्क में क्या लेकर आए थे, सब्जेक्टिविटी लेकर आए थे. किस सब्जेक्ट से, इनका बिल्कुल क्लियर था कि भाई मेरे वर्क में ये सब्जेक्टिविटी होगी. तो इन्होंने इस वर्क में फर्स्ट पर्सन का ज़्यादा यूज़ किया है. बिकॉज ऑफ फर्स्ट पर्सन दिस वर्क इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल इन टोन. इस वर्क में हम एलेगरी प्लस रियलिज्म का मिक्सचर देखते हैं, कम्बिनेशन देखते हैं किंग स्क्वायर में. तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एलेगरी प्लस रियलिज्म. सो ये जो वर्क है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट. और इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइटर वो है रॉबर्ट हेनरीसन.
सो इनकी डेट ऑफ बर्थ हम याद रखेंगे 1425। कब है इनकी? 1425 से लेकर 1500 तक। तो ये ऐसे करके नोट्स बनाओगे या ऐसे करके पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी क्रोनोलॉजी दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगी कि ये राइटर्स थे, ये वाले राइटर है, तो क्रोनोलॉजी अपने आप ही दिमाग में बैठ रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है आपके साथ। सो लिटरेरी वर्क क्या है इनका जो इम्पोर्टेंट, देखो की पॉइंट्स हमें याद रखने। ही वॉज फेमसली नोन एज स्कॉट। देखो दूसरे राइटर इतने फेमस जैसे किंग्स जेम्स फर्स्ट अपने राइटिंग की वजह से इतना फेमस नहीं हुए, चौसरियन स्टाइल की वजह से, बट ही बिकम फेमस बिकॉज ही वॉज राइटिंग ऑन लोकल स्कॉटिश इशू। जो भी हमारे सोसाइटी में इशू है, सोशलिज्म इशू है, चाहे वो इक्वालिटी को लेकर हो गया, चाहे वो रेशलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो इशू पर ये लिखते थे, इस वजह से ये फेमस हो गए। और दूसरी बात, ये फेमसली कहलाने लगे स्कॉट। इनका जो मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और ये वर्क क्या कर रहा है, री राइटिंग ऑफ चॉसर्स, ट्रॉलेस एंड क्रिसीड, उसकी री राइटिंग है। इनका अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ मॉरल फेबल। ये मॉरल फेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। तो ये जो वर्क है ये यूज़ करता है चौसर की एनिमल फेबल की स्टाइल को, एनिमल राइटिंग की स्टाइल को ये चौसर की कॉपी करता है। एंड दिस वर्क ऑल्सो यूज द मॉरल टेक्निक टू रिफ्लेक्ट चौसर्स टेल। हम आगे देखें मॉरल फेबल के इम्पॉर्टेंट थिंग और क्या है मॉरल फेबल में, इट इज़ रिटन इन मिडल स्कॉट। मतलब लैंग्वेज इन्होंने क्या यूज़ की है, हेनरी सन ने वर्नेकुलर लैंग्वेज यूज़ की है, अपनी मातृभाषा यूज़ की है, वर्नेकुलर लैंग्वेज यूज़ की है। इस वजह से ये वर्क और फेमस हो गया बिकॉज ऑफ यूजिंग हिज ओन लैंग्वेज, हिज ओन वर्नेकुलर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को यूज़ करने की वजह से। सो यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, this is influence from Chaucer's use of animal fable, then moral teachings, it reflect moral teachings, and then this written in middle Scottish language, that is vernacular language. Another important thing इनकी क्या है, इन्होंने एलेगरी यूज़ की है इस वर्क में, एंड दैट रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड मॉरल एस्पेक्ट एंड वैल्यूज़। सो वो रिफ्लेक्ट कर रही है इनके वर्क से। तो ये 2 वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाय रॉबर्ट हेनरीसन। फिर अगर हम नेक्स्ट राइटर, फर्स्ट राइटर हमने किंग्स जेम्स फर्स्ट किंग स्क्वायर देखा है, देन वी हैव सीन रॉबर्ट हेनरीसन, ट्रॉलिस एंड क्रिसीड से इन्फ्लुएंस हुए, देन मॉरल फेबल। अब हम देख रहे हैं थर्ड राइटर, ऐसे करके रिविजन करो, रिविजन से माइंड चलेगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क राइटर इज विलियम डनबर। सो जो विलियम डनबर की डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 1460 से लेकर 1520 तक, तो क्रोनोलॉजी बन गई। देन हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इज थ्रिलिस एंड रॉयस। सो जो वर्ड है थ्रिलिस, ये किसको सिम्बोलाइज कर रहा है, इट इज़ सिम्बोलाइजिंग स्कॉटलैंड। और जो रॉयस है, रॉयस इज ओल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है रोज, दैट सिम्बोलाइज इंग्लैंड। तो ये एक नेशनल एलेगरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये नेशनल एलेगरी है। रिमेंबर दिस पॉइंट, बिल्कुल से याद रखो। थ्रिलिस का मतलब क्या है, स्कॉटलैंड को सिंबलाइज कर रहा है, थ्रिलिस फ्लावर है, और रियोस फ्लावर किसको सिंबलाइज कर रहा है, इंग्लैंड को। नेशनल एलेगरी की फॉर्म में लिखा है ये वर्क, इट इज इक्वल एनालिटिकल पोएम, इस वजह से इसको हम एलेगरिकल पोएम बोलते हैं। दिस इज रिटन टू सेलिब्रेट मैरिज ऑफ, क्यों लिखा था विलियम डनबर ने, टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड विथ मार्गरेट ट्यूडर ऑफ इंग्लैंड। तो इन दोनों की शादी की वजह से, सेलिब्रेशन की वजह से ये वर्क लिखा गया है। तो हो सकता है ये पूछ सकता है कि थीम क्या है वर्क की, तो थीम क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, तो इस वजह से ये वर्क लिखा गया है। कि 33 जो वर्क है इनका, दिस वर्क इज़ द सटायरिकल वर्क, ये एक सटायरिकल वर्क है। इट यूज सटायर, जो कि क्या वर्क कर रहा है, एज अ सोशल कमेंट्री, और लिखा गया है इन ए डिबेट फॉर्मेट। डिबेट फॉर्मेट में लिखा गया है, डिबेट स्टाइल में लिखा गया, चौसर के स्टाइल को कॉपी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर इज गार्विन डॉगलस। अब हम पढ़ रहे हैं गार्विन डॉगलस। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1475 से लेकर 1522।
पैलेस ऑफ ऑनर, ये वर्क कंट्रीब्यूशन है इनका, और ये वर्क कहाँ से कॉपी किया है? चौसर के हाउस ऑफ फेम से कॉपी किया गया है। इट इज़ मॉडल ऑन चौसर्स वर्क हाउस ऑफ फेम, रिटन इन द स्टाइल ऑफ ड्रीम विजन, रिटन इन एलिगरी फॉर्मेट में लिखा गया है। और इनका जो अनदर, जैसे कि चौसर ने ट्रांसलेट, चौसर ऑलरेडी राइट एनियड, वर्जिल की एनियड को लिखा है, तो उसी वर्क को, एनियड को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। जो वर्क एनियड है, ट्रांसलेटेड चौसर के एनियड को स्कॉट में। और वर्क का नाम क्या है? पैलेस ऑफ ऑनर, ये वर्क का नाम है पैलेस ऑफ ऑनर। तो रिमेंबर दिस नेम, पैलेस ऑफ ऑनर। जो एनियड को जब इन्होंने ट्रांसलेट किया स्कॉट में, स्कॉट भाषा में, तो उसका नाम क्या है? द पैलेस ऑफ ऑनर। हमने राइटर्स देखे। सबसे पहले राइटर हमने किंग्स जेम्स फर्स्ट देखा है, देन रॉबर्ट हेनरीसन देखा है, देन हमने डनबर देखा है, देन हमने गार्विन डॉगलस देखा है। इसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर के एग्ज़ाम में नेट में आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है? प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, यूनिवर्सिटी विट, राइम, द राइमर्स क्लब, ट्रांजिशनल पोइट, स्कॉटिश चौसरियन। अब इनको हमें क्या करना है? सेट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो प्री रेफलाइट पोइट पीछे आएंगे, ऑब्वियस है। यूनिवर्सिटी विट एलिजाबेथन एज के टाइम से थे, राइमर्स क्लब उसके बाद से थे, और ट्रांजिशनल पोइट उससे भी बाद में थे। तो स्कॉटिश चौसरियन हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सबसे पहले स्कॉटिश। सो अगर आप ऑप्शन देखोगे, सारे ऑप्शंस देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए दिमाग में क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए। तो क्रोनोलॉजी ऑलरेडी सेट है अगर हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सो इसके लिए सारे लिटरेरी मूवमेंट्स की वीडियो ज़रूर से देखना। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। क्योंकि ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि सबसे पहले स्कॉटिश चौसरियन आएगा, फिर उसके बाद हमारा चौसरियन के बाद में हमारा यूनिवर्सिटी विट आएगा, जिसमें एलिजाबेथन एज के राइटर्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़े गए थे। उस एक्सेप्शनल भी थे थॉमस किड। फिर उसके बाद हमारे ट्रांजिशनल पोइट आएंगे, फिर प्री रेफलाइट आएंगे। प्री रेफलाइट आर इन विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एज में थे। फिर हमारे पास राइमर्स क्लब आएगा। तो ऐसे करके हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। तो ये आंसर है, करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन हम दिखेंगे 18 दिसंबर को पूछा गया है, दोनों ही बार दिसंबर में आया है क्वेश्चन। तो हु अमॉन्ग फॉलोइंग आर रेफर्ड एज स्कॉटिश चौसरियन, किससे आप स्कॉटिश चौसरियन कहोगे? सो बहुत ईजी है, आपने डिटेल में पढ़ लिया है, कोई इशू नहीं है, कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल ईजी है। नाम भी याद है, वर्क्स भी याद है, तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। क्या है? कौन कौन से राइटर? रॉबर्ट हेनरीसन है और विलियम डनबर है। बिल्कुल ईजी। हमारे पास ऑप्शन क्या है? दिस वन एंड दिस वन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी, बिल्कुल करेक्ट है। थॉमस ऑक्लेव ना हमने नहीं पढ़ा भाई, स्कॉटिश चौसरियन में हमने थॉमस ऑक्लेव नहीं पढ़ा, हमने ना ही जॉन लिगडेट पढ़ा है। हमने कौन से पढ़ा है? ये राइटर्स पढ़े, और इनमें से ही क्वेश्चन आया है। सो इनकी वर्क्स में से भी क्वेश्चन आता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैविंग एनी इशू, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डू हार्ड वर्क। रात को बना रही हूँ मैं ये वीडियो आपके लिए। सो हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंस रहिए, डेडिकेट रहिए। यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश चौसरियन पे आएगा, फिर आएगा रॉटलेज हिस्ट्री पे आएगा। कंटिन्यूसली देखते रहिए लेक्चर और बेनिफिट उठाइए लेक्चर का, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए। इफ़ यू हैव गेट सम नॉलेज, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक बटन सो दैट you can watch this video again. Thank you so much. All the best and have a good day.